हेलो बच्चों। दक्ष कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में क्लास 11 की एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर सिस्टम। ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। अब जैसा कि हमने पिछले पिछले चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा था, वहां पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें पता है कि क्या कहते हैं कि अर्थ पे क्या है कि जो टेम्परेचर है वो कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे टेम्परेचर क्या कहते हैं कि मॉडरेट है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है। एयर एक्सपेंस याद करो, मैंने बताया रखा है कि जब भी एयर पे क्या होगी, हीट आएगी। एयर पे जब हीट आएगी तो क्या होगा, एयर एक्सपैंड होगी। एयर क्या होगी, एक्सपैंड होगी। ओके। और जब एयर कूल होगी तो जब एयर क्या कहते हैं कि कूल होगी तो जब एयर क्या होगी, कूल्ड होगी तो क्या होगा, तब एयर क्या कहते हैं एक्सपैंड के बजाय क्या करेगी, कंप्रेस। तब एयर क्या होती है, एक्सपैंड के बजाय क्या होती है, कॉम्प्रेस। ठीक है, इतना बात तो समझ में है। इसकी वजह से क्या होता है, मैंने क्या बताया, जब एयर हीट होगी तब जब एयर हीट होगी तब क्या कहते हैं कि एयर क्या होती है, एक्सपैंड होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यानी कि चेंज जब कंप्रेस और या एक्सपैंड होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको ये तो याद ही होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब मैं बताता हूँ देखो। जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। अर्थ के चारों ओर से ऐसे हवाएं घेर अर्थ के चारों ओर से ऐसे हवाएं घेर रखी हैं अर्थ। अर्थ को चारों ओर से ऐसे हवाएं घेर रखी हैं अर्थ। अब देखो क्या होगा कि जो ये हवाएं होती हैं इनका भी तो वेट होता है। ये जो हवाएं होती हैं इनका भी तो इनके ऊपर क्या होता है, इनका वेट होता है। तो जो जितना भी प्रेशर इन हवाओं के द्वारा या एटमॉस्फेयर के द्वारा अर्थ के ऊपर लग रहा है, हाँ, जितना भी प्रेशर इन हवाओं के द्वारा या एटमॉस्फेयर के द्वारा, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है इन्हीं हवाओं से बना हुआ है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो इन्हीं हवाओं से बना हुआ है। तो मतलब जितना भी प्रेशर इन हवाओं के द्वारा, हाँ, जितना भी प्रेशर इन हवाओं के द्वारा क्या कहते हैं कि अर्थ पे लगा हुआ होगा, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे ही क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया। इन हवाओं के द्वारा जो भी प्रेशर, तो ये क्या होगा कि अब देखो, जहाँ पे एयर एक्सपैंड हो रही है वहां पे प्रेशर क्या होगा, जहाँ पे प्रेशर एक्सपैंड हो रही है वहां पे प्रेशर कम होगा, वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहाँ पे एयर कंप्रेस हो रहा है, जहाँ पे एयर कंप्रेस हो रहा होगा वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे प्रेशर क्या था, डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में अभी तक आ रही है। यानी कि ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर देयर इज चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वजह से वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है तो क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आएगा, यानी कि ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ, देयर मस्ट बी सम प्लेसेस देयर मस्ट बी सम प्लेसेस विद हाई टेम्परेचर, ओ सॉरी, हाई प्रेशर, एंड देयर मस्ट बी सम प्लेसेस विद लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। हाँ, ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर चेंज आएगा तो ये क्या होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आएगा तो क्या होता है कि एक ऐसा प्लेस होगा जहां पे हाई प्रेशर है, और एक ऐसा प्लेस जनरेट हो जाएगा जहां पे लो प्रेशर है। क्या होगा, एक ऐसा प्लेस होगा जहां पे हाई प्रेशर होगा, एक ऐसा प्लेस होगा जहां पे लो प्रेशर। इतना बात समझ में है, इतना बात समझ में है। और हमें पता है या हमने पहले भी बात कर ली है कि जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है, द मूवमेंट ऑफ एयर इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
हमें पता है जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है वो कहाँ से होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। यानी कि जो हवाएं होंगी, यानी कि जो एयर होगा वो इधर से इधर जाना शुरू कर देगी, जो एयर होगा वो इधर से इधर जाना शुरू कर देगी। इतना बात समझ में आ गई क्या, इतना बात समझ में आएगी नहीं समझ में? ठीक है, इतना बात समझ में आएगी नहीं समझ में? ओके, तो इसकी वजह से, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वो से क्या कहते हैं कि एयर चला जाएगा, यानी कि एयर एक प्रकार से मोशन में, यानी कि इसकी वजह से क्या कहते हैं कि मोशन। और याद करो ये कौन सा मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन। याद करो एक वीडियो में मैंने पढ़ा रखा था, जो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर होता है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर होता है उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। जो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर होता है उसे ही क्या बोला गया है, विंड बोला गया। जो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर है उसे ही क्या बोला गया है, विंड बोला गया। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में आई नहीं समझ में? अच्छा, एक तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो पहला चीज अभी तक हमें इस चैप्टर में जितना भी समझना था, जो सबसे, वैसे तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में इस वीडियो में अभी आपको समझना है पहला चीज, यानी कि ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज अ फ्लो ऑफ विंड। देयर इज अ फ्लो ऑफ विंड, यानी कि ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज अ फ्लो ऑफ विंड, यानी कि विंड का फ्लो जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज होने की वजह से, फ्लो ऑफ विंड। लेकिन इसके अलावा भी और एक भी चीज है, विंड का फ्लो होता ही होता है, और दूसरा भी होता है, दूसरा भी चीज है कि क्या कहते हैं कि हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक चीज और ध्यान में होता है कि एयर एयर राइज करेगी, या एयर राइज करेगी, या एयर सिंक करेगी। एयर राइज करेगी या एयर सिंक करेगी, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। एयर कहीं पर भी राइज, राइज का मतलब ऊपर उठेगी, या सिंक मतलब वो एयर नीचे आएगी, ये भी डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, इतना बात समझ में आएगी समझ में? याद करो, जहां पे टेम्परेचर हाई होता था वहां पे मैंने बताया था एयर क्या होता है, ऊपर उठता है, तो वहां पे लो प्रेशर होता है। तो जहां पे लो प्रेशर होगा, वहां पे लो प्रेशर में एयर हमेशा राइज होती है। लो प्रेशर वाले एरिया में एयर हमेशा क्या होगी, राइज होगी। और जहां पे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा वहां पे एयर हमेशा, ठीक है, ये मैंने मार्क ये मत बताना कि राइज के लिए बना रखा है, ये मैंने बता रखा है कि लो प्रेशर की वजह से एयर राइज होती है, और क्या कहते हैं कि हाई प्रेशर की वजह से एयर क्या होती है, सिंक होती है। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां पे एयर क्या होगी, सिंक होगी। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां पे एयर सिंक होगी, और जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहां पे एयर राइज होगी। इतना बात तो समझ में आ गई? ओके, ओके, इतनी बातें हमने समझ ली इसमें। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हम्म, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द विंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स द हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द प्लैनेट। हाँ, क्या होता है, जो विंड होता है, विंड जो होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को या हीट को या मॉइस्चर को क्या करता है कि पूरे प्लेनेट पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पूरे प्लेनेट, यहाँ अक्रॉस द प्लेनेट का मतलब होता है अर्थ की बात करें, पूरे अर्थ पे क्या कहते हैं कि जो विंड जो होता है वो हीट और मॉइस्चर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि मास और यानी कि हीट, हीट और क्या कहते हैं कि हीट और मॉइस्चर के रीडिस्ट्रीब्यूशन में किसकी, कौन सहायता करता है, विंड। और जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि हर जगह पे टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, यानी कि हर जगह पे कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है। द वर्टिकल राइजिंग ऑफ मॉइस्ट एयर कूल्स इट डाउन। देखो जो मॉइस्ट, देखो, टू फॉर्म ऑफ क्लाउड्स एंड बी ब्रिंग प्रेसिपिटेशन। तो देखो भैया क्या होता है कि याद करो जब मैंने बताया था जो मॉइस्ट एयर होगी, मॉइस्ट एयर जब ऊपर उठती है, जब मॉइस्ट एयर ऊपर उठेगी, तो वो धीरे धीरे, जब मॉइस्ट एयर ऊपर उठती है तो क्या बना लेती है, जब मॉइस्ट एयर ऊपर उठती है तो क्या बनाती है, क्लाउड्स। क्या बनाती है, क्लाउड्स। फिर ये क्लाउड्स क्या होते हैं, इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, इनका क्लाउड्स का क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश होना, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का मतलब है बारिश होना। तो ये क्या होता है कि बारिश हो गया, या किसी ना किसी फॉर्म में अर्थ पे, किसी ना किसी फॉर्म में क्या कहते हैं कि, किसी ना किसी फॉर्म में क्या कहते हैं कि वाटर का नीचे आना, वो हो सकता है आइस हो जाए रेन हो जाए, किसी भी फॉर्म में वाटर
का नीचे आना ही क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। इतना बात तो समझ में है आपको? ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखिए। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या ये जो प्रेशर डिफरेंसेस है, ये प्रेशर डिफरेंसेस के कारण है, और फोर्सेस दैट कंट्रोल द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को क्या कहते हैं कि होने के कौन कौन से फोर्सेस कारण है, और टर्बुलेंट पैटर्न ऑफ द विंड, विंड का जो टर्बुलेंट पैटर्न है वो कैसे बनता है। द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस, एयर मासेस का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। द डिस्टर्ब वेदर, और वेदर का डिस्टर्बिंग कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे पहला आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा कि अभी मैंने बताया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहला चीज हम डिफाइन करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। ड्यू टू, हाँ, डू यू रियलाइज द बॉडी सब्जेक्टेड टू एन एयर प्रेशर। जैसे अब हम कभी भी हैं कहीं पर भी, हम नॉर्मल हैं, तब भी हमारे ऊपर एयर में क्या करते हैं कि प्रेशर लगा रखा है, तब भी हमारे ऊपर एयर में प्रेशर लगा रखा है। एज वन मूव अप, जब कोई ऊपर उठता है तो क्या कहते हैं कि एयर गेट्स वेरीफाइड एंड वन फील्स ब्रीथलेस। तो जब ऊपर की ओर कोई उठता है तब उसे पता चलता है कि एयर गैस क्या होता है। एयर गैस जो होता है वो क्या कहते हैं कि पता चलता है कि हाँ एयर गैस, एयर गेट्स वेरीफाइड एंड वन फील्स ब्रीथलेस। वहां पे क्या कहते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसको सांस लेने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो समझना, द वेट ऑफ द कॉलम एयर कंटेन्ड इन यूनिट एरिया। अब समझना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जैसा कि मैंने बता रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कि जब क्या कहते हैं कि एयर के द्वारा हमारे ऊपर जितना भी प्रेशर लगाया जा रहा है, एयर के द्वारा हमारे ऊपर जितना भी प्रेशर लगाया जा रहा होगा, उसे ही क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे ही क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा कि मैंने बता रखा है कि एयर के पास में क्या होता है, एयर हैज वेट। एयर के पास में क्या है, वेट है। अब इस वेट की वजह से क्या होता है, इस वेट की वजह से, वेट का मतलब होता है फोर्स। ये जो वेट जो नीचे की ओर लग रहा है, तो इसकी वजह से हमारे ऊपर अगर यहाँ पर जो चीजें होंगी, उसके ऊपर प्रेशर भी तो होगा। किसका प्रेशर होगा, एयर का प्रेशर होगा। ठीक है। तो उसका एयर, ठीक है, इतना बात समझ में है, इसका बात समझ में है। तो यानी कि देखो, कॉलम एयर का मतलब होता है, कॉलम एयर का मतलब होता है, जैसे ये मान लो कि एक पर्टिकुलर रीजन ले लिया, वहां पे समझ लो इतने एरिया में कितना एयर है, इतना। तो इसको कॉलम एयर बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, कॉलम एयर। इस कॉलम एयर ने जितना भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे जितना भी फोर्स लगाया होगा, उसे ही क्या कहते हैं कि उसे ही क्या बोलेंगे हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है। यानी कि वेट, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। वेट ऑफ अकेला कॉलम एयर, वेट ऑफ अ कॉलम एयर कंटेन्ड इन अ यूनिट एरिया। इसी यूनिट एरिया में जो वेट होता है कॉलम एयर का, उसे ही कहते हैं हाँ, उसे ही कहते हैं हाँ, फ्रॉम, ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम मीन सी लेवल टू टॉप ऑफ एटमोसफियर इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेट होता है कॉलम एयर का, वेट जो है कॉलम एयर का, क्या कहते हैं कि कितना है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, कितना है किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे। और तो उसी को क्या बोल दिया गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया गया। इतना बात समझ में आएगी, समझ में? अच्छा, इसको मेजर किस में किया जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मिली बार। इसको मिली बार में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें मिली बार में। ओके। यानी कि इसका यूनिट जो होता है बार वैसे होता है, तो इसको क्या कहते हैं कि मिली बार में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। एवरेज टेम्परेचर जो है वो, एवरेज प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, एवरेज प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एवरेज लेवल पे है, वो क्या है, 103, 1013।
1013.2 है मिलीबार। ड्यू टू ग्रेविटी, देखो क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, एयर क्या होता है समझ लो। एक्चुअल में प्रेशर कैसे आता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ लो। अभी मैंने बताया, जैसे समझ लो कि ये अर्थ, अब इस अर्थ के चारों ओर समझ लो कि ऐसे छोटे 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 क्या हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अर्थ के चारों ओर ऐसे क्या कहते हैं कि बहुत सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं ऐसे। ये जो पार्टिकल्स है समझ लो एयर पार्टिकल। अब याद करो, हमने बढ़ा रखा है कि अर्थ पे क्या होता है, ग्रेविटी होती है। अर्थ पे क्या होती है, ग्रेविटी होती है। अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से इन सब एयर्स को अपनी तरफ, इन सब पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से इन सब पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। जब ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो यानी कि एक फोर्स काम कर रहा होगा, यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होगा। तो वो जो फोर्स है, यानी कि फोर्स जो वो काम कर रहा है वो वेट ही होता है। जो वेट ऑफ एयर जो है वो क्या कहते हैं कि जो वेट ऑफ एयर है किसके ऊपर काम कर रहा है, किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जब काम करेगा तो उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आएंगे, समझ में, जो एटमॉस्फेयर जो एयर का जो प्रेशर किसी पर्टिकुलर एयर में, किसी पर्टिकुलर एरिया में लगेगा, जो एयर का जो प्रेशर कुछ जो किसी पर्टिकुलर एरिया में लगा उसे क्या बोल दिया गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला गया। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट द सरफेस इज डेंसर। यहाँ पे जो सरफेस पे एयर होते हैं डेंसर। मतलब कि जितना सरफेस के पास में जाओगे यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा डेंस होगी, यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा डेंस होगी। और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी क्या होती है कि कम होती है, वैसे वैसे क्या कहते हैं कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। हाँ, ठीक है। यानी कि जहां पे डेंसर है वहां पे क्या होगा, हायर प्रेशर है। यानी कि एट द सरफेस डेंसर है, यानी कि क्या कहते हैं कि हायर प्रेशर, यानी कि वहीं पे क्या कहते हैं कि देखो, हायर प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पे है। अब यहाँ पे, अब मुझे बताना, समझना, अब मुझे बताना यहाँ पे ये एक चीज देखो, ये है, ये समझना। अभी आप बताओगे खुद आंसर दोगे। अब मुझे बताना, ये समझ लेना कि ये कोई चीज है ऐसे भरी हुई है। हाँ, ये एक टैंक है, समझ लो एक टैंक है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे समझ लो गैस भरी हुई है, या जो भी है पानी वगैरह जो भी आप समझना वो समझ लो, भरा हुआ है। अब मुझे बताना, जो जो मैं पूछूंगा उसका आंसर आपको बताना है। ये पॉइंट ये है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। अब मुझे बताना, और इस पॉइंट का नाम है सी। अब मुझे बताना, ए पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, या बी पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, या सी पे ज्यादा। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर, बताओ आप, किसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है। जो सबसे नीचे होगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा वेट आ रहा है ना। देखो, जो सबसे नीचे है उसके ऊपर इतना सारा पानी आ रहा है, इतना सारा पानी, या जो इस पे है इतना ही पानी आ रहा है, और जो यहाँ पे इतना ही पानी आ रहा है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर है, ए के ऊपर। तो यानी कि ए के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर, क्योंकि जो सबसे ज्यादा नीचे होगा उसके ऊपर, तो ऐसे ही, हाँ, ये फिर बी, फिर ऐसे ही सी। सेम टू सेम यहाँ पर भी देखा जाए, ऐसे एक पॉइंट ए ले लिए जाए, यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लिए जाए, यहाँ पे सी। अब मुझे बताओ सबसे कम प्रेशर किसके ऊपर है, सी के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा पार्टिकल्स का बोझ नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा पार्टिकल्स का बोझ नहीं है। और फिर उसके बाद में किसके किसके बाद में प्रेशर है, उसके पास में बी के, और सबसे ज्यादा प्रेशर किसके पास है, ए। क्योंकि ए के ऊपर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स का बोझ होगा, ए के ऊपर सबसे ज्यादा पार्टिकल का बोझ होगा, यानी कि ए के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। यानी कि जैसे जैसे आप सरफेस के पास रहोगे, सरफेस पे क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा प्रेशर है। अर्थ के सरफेस पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर है। इतना बात समझ में नहीं सुनी। अच्छा, एयर प्रेशर जो मेजर किया जाता है, ध्यान में रखना, एयर प्रेशर जो मेजर किया जाता है वो मरकरी बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। एयर प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय मरकरी बैरोमीटर। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मरकरी बैरोमीटर, मेजर्ड बाय
मर्करी बैरोमीटर, यानी कि एक बैरोमीटर होता है, उससे हम यूज करते हैं। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मर्करी बैरोमीटर का यूज करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हाँ, और एनोरॉइड बैरोमीटर या तो एनोरॉइड बैरोमीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में होगी। द प्रेशर डिक्रीज विद हाइट। देखो, अभी मैंने बताया ना कि जैसे जैसे आप अर्थ से सरफेस से ऊपर की ओर जाते जाओगे, जैसे इधर जाते जाओगे, प्रेशर तो कम होता जाएगा ना, क्योंकि अमाउंट ऑफ एयर का भी तो बोझ भी तो कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे, वैसे वैसे क्या कहते हैं कि वैसे वैसे ही प्रेशर क्या होता जाता है, कम हो जाता है। यानी कि जब आप ऊपर की ओर जाने लगोगे, ऊपर की ओर जाने लगोगे, यानी कि हाइट में इंक्रीज होगी। जब आप सरफेस से ऊपर की ओर जाने लगोगे, तो क्या कहते हैं कि एयर प्रेशर हमेशा क्या होगा, एयर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होगा। हाँ, जब आप ऊपर की साइड में जाओगे, तो हमेशा एयर प्रेशर क्या कहते हैं कि क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में? जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर प्रेशर में हमेशा कमी आती है। क्यों कमी आएगी, वो आपको, मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया है। इस वाले डायग्राम से समझ में आ गया है कैसे एयर प्रेशर ऊपर जाने पे क्या कहते हैं कि कमी होगी। सोचो यहाँ पे जो है, जो सबसे नीचे है, मान लो ये अर्थ है। अर्थ के सबसे, ये इस वाले पार्ट पे प्रेशर सबसे ज्यादा, इधर जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, तो वहां पे प्रेशर तो कम ही होता जाएगा ना, क्योंकि ऊपर तो बोझ कम होता जा रहा है। ऊपर बोझ कम होता जा रहा है, जब ऊपर बोझ कम होता जाएगा तो क्या कहते हैं कि, ठीक है, ऊपर बोझ कम होता जाएगा तो क्या कहते हैं कि, ऊपर जैसे जैसे बोझ कम होता जाएगा, उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गई। ओके, आगे एट एनी एलिवेशन इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा जाए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा जाए, तो ये प्लेस टू प्लेस पे डिपेंड करता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो कि आप सोचो कि ये, अब सोचो, आप अभी बोलोगे कि अच्छा, जैसे यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि ये अर्थ का सरफेस है। अब इस अर्थ के सरफेस पे मान लो यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ कि 10 मीटर है। 10 मीटर क्या, 100 मीटर के ऊपर, 100 मीटर के ऊपर यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, और 100 मीटर पे यहाँ पर भी ले लिया। तो सेम एलिवेशन पे ए और बी, सेम एलिवेशन पे इन दोनों का प्रेशर अलग हो सकता है। सेम एलिवेशन पे ए और बी का प्रेशर अलग हो सकता है। क्यों अलग हो सकता है, उसके अलग अलग रीजन होंगे, एंड इट्स वेरिएशन इज प्राइमरी कॉज ऑफ एयर मोशन। क्योंकि अब यहाँ पर देखो, मैंने मान लो कि मैंने बोला कि बी पे प्रेशर ज्यादा है, बी पे प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए। तो यानी कि ये हाई प्रेशर एरिया हो गया, ये लो प्रेशर। तो इसकी वजह से एयर क्या होगा, यहाँ से इधर आएगा। इसकी वजह से एयर कहाँ से आएगा, इसकी वजह से एयर इधर से आएगा। यानी कि इसी वेरिएशन की वजह से ही तो, इसी वेरिएशन की, इसी प्रेशर के वेरिएशन की वजह से ही तो मूवमेंट ऑफ एयर होता है। इसी वेरिएशन की वजह से ही तो क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ एयर होता है। यानी कि विंड जो फ्लो होती है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, यानी कि जो विंड जो फ्लो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, जो मूवमेंट होता है वो इसी चेंज इन प्रेशर की वजह से होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब देखते हैं वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का वर्टिकली वेरिएशन कैसे है, मतलब कि नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे, प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे, क्योंकि हमने ऐसा वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ रखा है, हाँ, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ रखा है, तो आज हमें पढ़ना है वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर पढ़ना है। देखते हैं। इन द लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेज रैपिडली विद हाइट। देखो, आप जैसे जब लोअर एटमॉस्फेयर में जाओगे, लोअर एटमॉस्फेयर में, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखते हैं ना, ये पॉइंट्स कह रहे हैं कि लोअर एटमॉस्फेयर में देख, इन लोअर एटमॉस्फेयर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि लोअर एटमॉस्फेयर वर्ड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लोअर एटमॉस्फेयर वर्ड। इस लोअर एटमॉस्फेयर में जो क्या कहते हैं कि हमें वैसे पता है कि जब हम हाइट की बढ़ाएंगे तो क्या कहते हैं प्रेशर डिक्रीज होगा। हम, हमें वैसे ही पता है कि जब हम हाइट बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। बट जब एटमॉस्फेयर के निचले पार्ट में, एटमॉस्फेयर के निचले पार्ट में क्या होता है कि, एटमॉस्फेयर के निचले पार्ट में अगर हम क्या कहते हैं कि, हाँ, एटमॉस्फेयर के निचले, हाँ, पार्ट में प्रेशर जो होता है, प्रेशर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा बहुत तेजी से। प्रेशर डिक्रीजेस, बहुत तेजी से कम होगा, रैपिडली विथ हाइट। यानी कि थोड़ा सा भी हाइट में चेंज आएगा, थोड़ा सा भी हाइट में चेंज आएगा, तो बहुत तेजी से प्रेशर में कमी आ जाएगी। ये लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के, अगर हम 10 मीटर चल रहे हैं, अगर हम 10 मीटर चल रहे हैं,
तो क्या कहते हैं कि 1 मिली बार की कमी आ जाती है। यानी कि हम अगर 10 मीटर पे चलते हैं, अगर हम 10 मीटर चलते हैं, 10 मीटर ऊपर की ओर जाते हैं, तो 1 मिली बार प्रेशर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, 10 मीटर ऊपर की ओर चलने पे, 10 मीटर ऊपर चलने की ओर 1 मिली बार प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। 1 मिली बार प्रेशर में कमी आ जाएगी। अच्छा, ध्यान में रखना, क्या एयर प्रेशर क्या एयर प्रेशर डिक्रीज होता है हमेशा सेम, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा सेम रेट से चेंज होता है क्या, नहीं। इट डज नॉट ऑलवेज चेंज, डिक्रीज विद सेम रेट। डिक्रीज सेम रेट से डिक्रीज नहीं होगा, सेम रेट से डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, सेम रेट से डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, गिव्स एवरेज प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द सेलेक्ट, देखो यहाँ पे सी लेवल पे देखो प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है। जब 1 किलोमीटर पे चले जाओगे तो प्रेशर इतना कम हो गया, और यहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो गया। 5 किलोमीटर जाने पे प्रेशर और कम हो गया, और क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो टेम्परेचर माइनस में आ गया। जब 10 किलोमीटर आप ऊपर चले जाओगे तो प्रेशर और भी कम हो गया, और टेम्परेचर क्या कहते हैं कि -49.7। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखो, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मच लार्जर देन दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। ध्यान रख लेना कि जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये जो है, ये पेपर में पूछा जाएगा कि वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ये ज्यादा होता है। हाँ, vertical gradient force is much larger than that of horizontal pressure gradient, but it is generally balanced by nearly equal but opposite gravitational force। बस ध्यान में रखना कि जो, अब समझना, अब ये है कि कहते हैं कि यहाँ पे अभी मैंने बताया था, अभी यहाँ पे समझना कि जैसे एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। अभी मैंने बताया था कि मान लो ये, जस्ट समझ लो हवाएं ही भरी हुई हैं, जस्ट हवाएं ही भरी हुई है, जस्ट इमेजिन करो ये हवाएं भरी, हाँ, जस्ट ये इमेजिन करो ये हवाएं भरी हैं। तो याद करो, हमने क्या पढ़ा रखा है, हमने बता रखा है कि हवाएं जो होती है हमेशा हाई लो प्रेशर से लो प्रेशर की होगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, याद करो मैंने बताया, अभी भी बताया था कि ये सरफेस, ये समझ लो निचला पार्ट है, तो यानी कि जो सबसे निचला वाला पार्ट होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर, यहाँ पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर होगा। लेकिन हमें पता है जब जब एक जगह पे हाई प्रेशर है, एक जगह पे लो प्रेशर है, तो हमेशा हवाएं नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं। हमेशा मतलब नीचे से ऊपर उठेंगी, क्यों, उसका रीजन यही है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चीजें फ्लो होती हैं। यानी कि हवाएं ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेंगी, बट हवाएं नीचे से ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेंगी, बट इनके ऊपर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है। इनके ऊपर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, इसकी वजह से ये हवाएं क्या कहते हैं कि ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं जा पाती, इसकी वजह से ये हवाएं ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं जा पाती। समझ आया नहीं समझ आया, ठीक है। वैसे तो नहीं तो पूछा जाए कि वर्टिकल, यही है वर्टिकल ग्रेडियंट, ठीक है, वर्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज होता है। याद करो, पहले भी मैंने बता रखा है कि अगर ग्रेडियंट आएगा तो डिफरेंस होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो क्या कहते हैं कि वर्टिकल ग्रेडियंट जो होता है, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होता है। वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट इज मोर देन, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट ये हमेशा ज्यादा होता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। बट इसमें क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट, बट मेन समस्या क्या है, मेन समस्या ये है कि ये वाला जो होता है बैलेंस, लगभग लगभग जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो बैलेंस हो जाता है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। हेंस वी डू नॉट एक्सपीरियंस अपवर्ड विंड्स, यानी कि इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स नहीं फ्लो कर पाते, फील कर पाते, सॉरी, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स हम क्यों नहीं फील कर पाते। पेपर में अगर पूछा जाएगा कि हम स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड क्यों नहीं फील कर पाते, उसका एक रीजन है कि क्या कहते हैं कि भले ही वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट क्या है वो ज्यादा है, भले ही वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, बट बट वहां पे क्या कहते हैं कि वो किससे क्या कहते हैं, किससे बैलेंस हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बैलेंस हो जाता है। इतना बात समझ में आई कि समझ में, तो ये था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगला जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगले टॉपिक का नाम है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, सॉरी पावर कहाँ से आने, सॉरी सॉरी सॉरी, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। स्मॉल डिफरेंसेस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ विंड डायरेक्शन। यानी कि थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हमें पता है कि विंड इधर से इधर ही फ्लो होगी, यानी कि विंड इधर से इधर ही फ्लो हो रही है, ठीक है। एंड वेलोसिटी, और जितना ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगी। हाँ, अच्छे से समझना, ज्यादा प्रेशर डिफरेंस ज्यादा वेलोसिटी, कम प्रेशर डिफरेंस कम वेलोसिटी, कम प्रेशर डिफरेंस कम वेलोसिटी, ज्यादा प्रेशर डिफरेंस ज्यादा वेलोसिटी। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर किससे बताएं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड बाय ड्राइंग आइसोबार्स। आइसोबार्स याद करो क्या होंगे, कि ये लाइंस होगी। आइसोबार्स क्या होती है, लाइंस होती है। जैसे मान लो कि अभी मैं समझना कि मैंने ऐसे एक एरिया में क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसे दो ऐसे लाइन की, ऐसे क्या कहते हैं कि लाइन खींचती है। हाँ, तो देखो, ये जहां जहां भी लाइन गई होगी, समझ लो अगर मैंने इसको लिया 10 मिली बार, तो यहाँ जहां जहां भी ये लाइन गई होगी, सब जगह पे सब जगह पे क्या कहते हैं कि 10 मिली बार प्रेशर होगा। यहाँ पर भी 10 मिली बार है, यहाँ पर भी 10 मिली बार है। जैसे अब ये लाइन को अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये 15 मिली बार है इसका प्रेशर, तो यहाँ पर भी 15 मिली बार, यहाँ पर भी 15, इस लाइन ये जहां जहाँ पे, तो इन्हीं को बोल दिया जाता है आइसोबार लाइन। आइसोबार लाइन मतलब कि वो लाइन जहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रेशर सेम होगा, वो सारे पॉइंट जहाँ पे प्रेशर सेम होंगी उनको मिला दिया जाता है, तो उसे बन जाते हैं आइसोबार्स। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, आइसोबार्स एट कांस्टेंट लेवल। कांस्टेंट लेवल पे हमें आइसोबार्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो आइसोबार्स होते क्या है, आइसोबार्स एक प्रकार से लाइन होती है। आइसोबार्स क्या होती है, जो लाइन होती है जो सेम प्रेशर वाले पॉइंट्स को जोड़ेंगी, जो सेम प्रेशर वाले पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगी, उन्हें क्या बोल दिया जाएगा, आइसोबार, ओके। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड एंड ऑन प्रेशर। देखो वैसे भी एल्टीट्यूड का प्रेशर पे इफेक्ट होता है, हम मान लेते हैं कि कहते हैं कि एल्टीट्यूड का प्रेशर पे नहीं इफेक्ट है। इट इज मेजर्ड एट, ये इसको कहाँ पे मेजर किया जाता है, एट एनी स्टेशन आफ्टर बीइंग रिड्यूस्ड टू सी लेवल फॉर, जब सी लेवल में थोड़ी सी भी कमी आती है, तो क्या कहते हैं कि हम उसको कंपैरिजन करने के लिए मेजर कर लेते हैं, उसको कंपैरिजन करने के लिए मेजर कर लेते हैं। द सी लेवल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन ऑन द वेदर मैप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि उसको फिगर 10.1, इस प्रेशर इसको देखो, इसमें देखो, इसमें देखना क्या होगा है कि पैटर्न ऑफ आइसोबार कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम इज एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार्स। जहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम है, जैसे ये एक दो, समझ में, जब लो प्रेशर है वहां पे बहुत सारे आइसोबार्स होंगे, वहां पे एक या एक से ज्यादा आइसोबार्स होंगे। विद लोवेस्ट प्रेशर इज द सेंटर, जो सबसे लोवेस्ट वाला होगा वो सबसे सेंटर में होगा, जो लोवेस्ट वाला होगा सेंटर में होगा, ठीक है। लोवेस्ट वाला क्या होगा, सेंटर में होगा। यहाँ पे मतलब कि इस डायग्राम में मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि अंदर वाला जो होता है, जब आइसोबार बनते हैं तो अंदर वाले हमेशा कम होते हैं। इसको 10 कर देता हूँ, इसको 15 कर देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, इसको 15 कर देता हूँ मिली बार, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि जैसे मतलब कि अंदर वाला जो होगा हमेशा उसका कम प्रेशर होगा, बाहर वाले का और ज्यादा होगा, और ये सबसे ज्यादा होगा। तो जो लो प्रेशर वाले एरिया होंगे, जो लो प्रेशर वाले एरिया होंगे, वो क्या होंगे, वहां पे एक या एक से ज्यादा आइसोबार, ठीक है। जो लोवेस्ट प्रेशर होगा वो कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। हाई प्रेशर सिस्टम इज आल्सो इंक्लूड बाई वन और मोर आइसोबार। हाईएस्ट प्रेशर, देखो समझना, जब लो प्रेशर एरिया होगा, समझना समझना, लो प्रेशर एरिया में, लो प्रेशर एरिया में, लो प्रेशर एरिया में कैसे होता है, जो आइसोबार होंगे, आइसोबार जो सबसे अंदर वाला होता है वो सबसे लो होता है। लो प्रेशर एरिया में अंदर वाला जो होगा वो सबसे लो होगा। जैसे मान लो ये 10 है, ये 15 है, ये 17 है। अब यहाँ पे जो हाई प्रेशर एरिया होंगे, हाई प्रेशर एरिया में क्या होता है, हम्म हाई प्रेशर एरिया में क्या कहते हैं कि ये क्या होता है कि जहाँ पे, हाँ, सेंटर वाला जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। सेंटर वाला जो जो सबसे बीच में होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और बाहर वाले क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। इतना बात समझ में है? तो हाईएस्ट प्रेशर एरिया में जो अंदर वाला, जो सबसे अंदर वाला आइसोबार होगा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा। और इतना बात तो आपको समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अब हमें देखना है कि
प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे और है? वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। सी लेवल प्रेशर पे क्या कहते हैं कि उसका पूरे वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर इन जनवरी एंड जुलाई हैज बीन शोन इन द फिगर्स। यहाँ पे दो फिगर बने हुए हैं, ये देखो ये जनवरी का बना हुआ है। जनवरी में पूरा प्रेशर कितना है, और क्या कहते हैं कि ये जो दूसरा सेकंड मैप जो बना हुआ है वो किसके, जुलाई के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट पेज जो है वो किसके बारे में बताया हुआ है, जो जनवरी के बारे में, और दूसरा क्या बताया हुआ है, जुलाई के बारे में। नियर द इक्वेटर एट द सी लेवल प्रेशर इज लो एंड द एरिया इज नोन एज इक्वाटोरियल लो। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो इक्वेटर के पास देखा जाए, इक्वेटर के पास जो होता है वहां पे क्या होता है, हमेशा प्रेशर क्या होता है, लो होता है। इक्वेटर के पास हमेशा प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो उसे क्या बोला जाएगा, इक्वाटोरियल लो। उसको क्या बोला जाएगा, इक्वाटोरियल लो। देखो जो इक्वेटर के पास वाले जो जोन होते हैं, इक्वेटर के पास वाले जो जोन होते हैं वहां पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। वहां पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो उन्हें क्या बोला गया, इक्वाटोरियल लो बोला गया। उन्हें क्या बोला गया, इक्वाटोरियल लो बोला गया। अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, हाँ, और फाउंड द हाई प्रेशर एरिया नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई। तो देखो सब ट्रॉपिकल हाई कौन से होंगे ये, सब ट्रॉपिकल हाई यहाँ पे, जैसे ये 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ मतलब समझ लो इधर, यहाँ, यहाँ, ये जो 30 डिग्री नॉर्थ है, देखो यहाँ पे देखो सेंटर पे कौन सा है, सेंटर पे ये देखो हाई, ये जो है हाई एरिया है, हाई प्रेशर वाला एरिया, ये हाई प्रेशर वाला एरिया है। ये जो हाई प्रेशर वाला एरिया है इसको, यहाँ पर भी हाई प्रेशर एरिया है, जहां जहां पे हाई प्रेशर एरिया है। तो अब यहाँ पे देखो ये है, इन्हें क्या बोला गया है, इन्हें इक्वट सब ट्रॉपिकल हाईज बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई बोला जाता है। ऐसे ही ये मत समझना कि केवल और केवल नॉर्थ में होता है, ऐसे यहाँ पर भी होता है, ऐसे यहाँ पर भी हाई होता है। हाँ 30 डिग्री पे यहाँ पर भी देखो हाई, 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 ठीक है। तो 30 डिग्री पे यहाँ पर भी हाई हाई है। तो ये भी क्या कहते हैं कि ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार से समझ लो कि, ठीक है, ये भी क्या कहते हैं कि ये भी क्या नाम है, ये भी सब ट्रॉपिकल हाइज हो गए, ठीक है। चाहे सब ट्रॉपिकल हाइज जो होता है वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे होता है। फर्दर पोल वर्ड, जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री साउथ, द लो प्रेशर बेल्ट्स आर टर्म्ड एज सब पोलर लोज। फिर से क्या कहते हैं कि, फिर से उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जब चले जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो लो, लो प्रेशर आ गया। यहाँ पे जो लो प्रेशर आता है उसे सब पोलर लो बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, सब पोलर लोज, उसे सब पोलर लो बोला गया। एंड नियर द पोल्स प्रेशर इज हाई, यानी कि जो नियर द पोल जो होता है वो प्रेशर क्या है, हाई है। तो उसे क्या बोला गया, पोलर हाई बोला गया। उसे क्या बोला गया, पोलर हाई। अब यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले यानी कि इक्वेटर के पास में, नियर द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर, जो ये लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया को क्या बोला गया, लो प्रेशर एरिया था तो उसका नाम रख दिया हमने इक्वेटोरियल लो। और 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, वहां पे क्या है, हाई प्रेशर एरिया। वहां पे क्या आता है, हाई प्रेशर एरिया। उस हाई प्रेशर एरिया को क्या बोला गया, सब ट्रॉपिकल हाई। उसे क्या बोला गया, सब ट्रॉपिकल हाई। फिर उसके बाद में क्या होता है भैया, उसके बाद में 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर से लो प्रेशर आ रहा है, लो प्रेशर एरिया। इस लो प्रेशर को क्या बोला गया, हम्म, फिर इस लो प्रेशर बेल्ट को या लो, इसे बोला जाता है सब पोलर लोज। इसे क्या बोला गया, सब पोलर लोज। फिर सबसे पास में जो क्या कहते हैं कि पोल पे है, पोल पे है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, ये हाई प्रेशर वाले होते हैं। ये पोल पे क्या होते हैं, हाई प्रेशर होते हैं। तो इन्हें क्या बोला गया, इन्हें क्या बोला गया, पोलर हाई। तो देखो कुल मिलाकर के आपको एक बात समझ में आया, एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा होगा कि सर पहले लो आया, फिर लो प्रेशर आया, फिर हाई प्रेशर आया, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। तो यही हो गए, ठीक है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब देखो ये जो जितने भी हमने प्रेशर बेल्ट पढ़े, ये चारों के चारों प्रेशर बेल्ट, ये परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट। ये क्या परमानेंट है क्या, ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ओके। सारे के सारे जो प्रेशर बेल्ट हैं
दीज प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है। क्या? ये परमानेंट नहीं है। इतना बात समझ आए कि नहीं समझ आए? ये परमानेंट नहीं है। हाँ, दे ऑसिलेट। ये क्या होता है कि जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता जाता है, जैसे सन का मूवमेंट चेंज होता रहता है, वैसे वैसे इनका क्या कहते हैं कि इनका भी क्या कहते हैं कि हाई प्रेशर भी आगे पीछे इधर उधर होते रहते हैं। हाई प्रेशर लो प्रेशर भी इधर उधर आगे पीछे होते रहते हैं। वो किसकी मतलब कभी इधर हो गया हाई प्रेशर, कभी इधर होगा, या कभी और इधर थोड़ा सा नॉर्थ साउथ। In northern hemisphere, in winter, they move southwards and in summer northwards। यानी कि जो कि कहते हैं कि ये देखना, अब देखो ये प्रेशर को देखो, ठंडियों में देखो, ठंडियों में देखो क्या हो रहा है। ये जो आइसोबार्स है वो किधर मूव कर रही है, किधर मूव कर रही है। यानी कि ये जो अभी हमने जो चारों प्रेशर बेल्ट पढ़े हैं, ये चारों प्रेशर बेल्ट, ये चारों प्रेशर बेल्ट, ये चारों प्रेशर बेल्ट ध्यान रखो, ये चारों प्रेशर बेल्ट जो अभी हमने पढ़ा कि पोलर हाई, सब पोलर लो, ये सब क्या कहते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ कि विंटर में, विंटर में क्या होता है कि ये सारे के सारे साउथवर्ड मूव करते हैं। किधर मूव करते हैं? साउथवर्ड, मतलब साउथ की साइड में जाते हैं। विंटर में ये सारे के सारे साउथ की ओर जा रहे होंगे, और समर में ये सारे के सारे किधर शिफ्ट हो रहे होते हैं? इधर शिफ्ट हो रहे थे नॉर्थ की साइड में। समर में धीरे धीरे ये सब किधर शिफ्ट हो रहे थे? नॉर्थ वर्ड। ओके, इतनी बात हमें ध्यान में रखनी है। अब इतना तो हमारे समझ में आ गई, इतना तो हमें समझ में आ गई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह क्या है, क्या नहीं है। ये सारी बातें अब समझ में आ गई, लेकिन अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ विंड को अफेक्ट करती हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्या कहते हैं कि विंड की वेलोसिटी को, मतलब विंड कितना तेजी से चल रहा है, कितना तेजी से नहीं चल रहा है, और कितना, हाँ, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये कौन 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 डिसाइड करता है? ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व है? तो देखो, हमें पता है कि एयर मोशन मोशन में क्यों आता है, एयर मोशन में क्यों होता है, क्योंकि देयर इज अ चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज अ डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, एयर क्यों प्रेशर में है, एयर मतलब फ्लो होना क्यों शुरू हुआ? एयर का फ्लो होना रीजन एक ही है ना, उसका एक ही रीजन है। क्योंकि 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 देयर इज, हाँ, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैंने बोला यहाँ पे 15 मिलियन बार प्रेशर है, यहाँ पे 10 मिलियन बार प्रेशर है, तो हमें पता है हवा यहाँ से यहाँ शुरू हो जाएगी फ्लो होना। तो ये जो हवा का फ्लो होना शुरू हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? द डिफरेंस इन द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस नहीं होता, तो हवा नहीं फ्लो होती। तो इतना बात तो समझ में आया। और एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। ये मैं बहुत पिछले 3 4 मतलब कि बहुत सारी वीडियोस, जब आप चैप्टर 9 की वीडियो देखेंगे तो वहां पर भी मैं पढ़ा रखा हूँ, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। द विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही अभी तक पढ़ा रहा हूँ कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड जाती है। द विंड एट द सरफेस एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन। देखो, जो विंड सरफेस के पास में होगी, मतलब अर्थ के सरफेस के पास में होगी, उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। और साथ में ही क्योंकि वो विंड का जो को अर्थ का रोटेशन होता है ना, रोटेशन की वजह से भी विंड मूवमेंट अफेक्ट होता है, रोटेशन की वजह से भी विंड का मूवमेंट अफेक्ट होता है। और देखो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। देखो, तो कोरियोलिस फोर्स क्या होते हैं? ये मैंने बहुत बार आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी बता रखा है कि कोरियोलिस फोर्स क्या होते हैं। जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो भी फोर्स जनरेट होता है, जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो भी फोर्स जनरेट होता है, उसे क्या बोला जाता है? कोरियोलिस फोर्स बोला जाता है। ओके, इतना बात तो समझ में आया। 10, जो नियर द, हाँ, हॉरिजॉन्टल विंड्स नियर द सरफेस रिस्पॉन्ड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फोर्सेस। यहाँ पे थ्री फोर्सेस काम करेंगे, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इनके अलावा भी एक और काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो यानी कि कौन से क्या कहते हैं कि कौन कौन से जो फोर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से जो फोर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे क्या कहते हैं कि हमारे क्या कहते हैं कि विंड को फ्लो होने में या विंड के डायरेक्शन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको बढ़िया से समझते हैं क्या क्या बातें हैं। सबसे पहला चीज हेडिंग डाल लूं,
forces affecting forces affecting the velocity of velocity and direction of wind, velocity of wind, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। यानी कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो वेलोसिटी ऑफ विंड को और डायरेक्शन ऑफ विंड को चेंज करेंगी। ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो चार फोर्सेस हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला देखो तो मैंने बताया ना कि अगर हवा को फ्लो होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? चेंज इन प्रेशर। अगर डिफरेंस इन प्रेशर, अगर प्रेशर में डिफरेंस नहीं होता, प्रेशर में डिफरेंस नहीं होता तो क्या कहते हैं कि प्रेशर में डिफरेंस नहीं होता तो हवा नहीं फ्लो होगी। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो बोलो यहाँ पे 10 मिली बार है, यहाँ पर भी 10 मिली बार है। मुझे बताओ यहाँ पे प्रेशर हवा फ्लो होगी क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए देयर मस्ट बी, सबसे पहला जो फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यानी जो विंड का जो फ्लो होना होता है, सबसे पहला वो उसका एक कारण है प्रेशर ग्रेडियंट फील्ड। हाँ, प्रेशर ग्रेडियंट फील्ड फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यानी कि प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसके कारण जो फोर्स आता है उसे बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ओके, तो यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है उसके कारण से क्या कहते हैं, हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। दूसरा दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स याद करो, मैंने बताया कि जो सरफेस के पास जो हवा चल रही है उस पे फ्रिक्शन भी तो काम कर रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या कहते हैं कि तीसरा तीसरा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से आता था? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ देयर इज अ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ देयर इज अ कोरियोलिस फोर्स। इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी क्या कहते हैं कि इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी क्या कहते हैं कि हाँ, इस कॉरियोलिस फोर्स की वजह से भी क्या कहते हैं कि विंड की वेलोसिटी और विंड का डायरेक्शन दोनों अफेक्ट होता है। और चौथा और सबसे लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। चौथा और सबसे लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि नीचे की ओर उसको खींचता रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसको नीचे की ओर खींचता रहता है। ठीक है, तो मेनली जो है वो तीन ये हैं, मेनली ये हैं। ओके, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे की ओर लगता है, ये हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड लगता है, ये डाउनवर्ड लगता है। यानी कुल मिलाकर के जो एयर होता है उसको अर्थ से बाइंड करके के रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तब इनके बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पहले से ही हमने लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रेशर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा स्पीड, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस। सोचो, अब मुझे बताना, फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर दीजिएगा। यहाँ पे देखो, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। ठीक है, अब मुझे बताना आप, और एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे एक एग्जांपल लेता हूँ, सी और डी। और मैं बोल लेता हूँ इस बॉक्स का नाम है एक्स, इस बॉक्स का नाम है वाई। ओके, अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप जवाब देना। यहाँ पे डी, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो प्रेशर है वो 100 मिली बार, और यहाँ पे प्रेशर है 20 मिली बार। यहाँ पे प्रेशर है 100 मिली बार, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है 80 मिली बार। अब मुझे बताओ किसमें हवा सबसे ज्यादा तेजी से चलेगी? इसमें एयर का जो तेजी से, कितने तेजी से चले ज्यादा चलेगी? एक्स वाले में ज्यादा चलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है। एक्स में जो होगा वो जो विंड की स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और वाई में जो होगी विंड की स्पीड कम होगी। ठीक है, एक्स में विंड स्पीड क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है। वाई में विंड स्पीड क्यों कम है? क्योंकि वहां पे प्रेशर डिफरेंस कम है। तो समझना, द डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स। जो इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डिफरेंस आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से एक फोर्स आता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। हाँ, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। आप देखना कि कितना डिस्टेंस कितना। तो प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है? तो देखो, कितना प्रेशर में जो चेंज आता है, अगर मैंने जगह को चेंज करने में कितना प्रेशर में चेंज आया, उसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, तो बताइए कि जितना, अगर मैं थोड़ी सी जगह चेंज कर करके, हाँ, अगर जगह चेंज करने पे, थोड़ी सी जगह चेंज करने पे प्रेशर में कितना चेंज आया, उसी को बोला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट। द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर आइसोबार्स आर क्लोज। ध्यान रख लेना, जहां पे आइसोबार क्लोज होंगे वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट
हाँ, क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा होगा। जहाँ पे आइसोबार्स दूर दूर होंगे, जहाँ पे आइसोबार दूर होंगे, वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा, लो होगा। जहाँ पे आइसोबार्स पास पास में होंगी, वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब मुझे बताना, ये एरिया देखो, ये एरिया, यहाँ पे आइसोबार्स पास पास में है क्या, जब आइसोबार पास पास में है तो यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है। यहाँ पे देखो आइसोबार क्या है, एक आइसोबार यहाँ पे है, दूसरा आइसोबार यहाँ पे। तो ये एरिया जो है लो प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ पे लो प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ पे हाई प्रेशर। ओके, या स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट। इतना बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी? स्ट्रॉन्ग और वीक का समझ में आ गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं, ये स्पीड ऑफ द विंड को अफेक्ट करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, स्पीड ऑफ द विंड को अफेक्ट करते हैं। इट इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस, सरफेस पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। हाँ, हाँ, क्या कहते हैं कि सरफेस पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, बस इतना ध्यान रखो। और सी पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कम होता है। सी सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है और लैंड सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है। सी सरफेस पे क्या कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, और लैंड सरफेस पे क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है। ओके, अब अगला, कोरियोलिस फोर्स। याद करो ये, मैं पढ़ा पढ़ा करके इसको बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है अर्थ, जब रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, जब अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही होगी, तो उसके कारण से जो फोर्स आता है उसे क्या कहता है, कोरियोलिस फोर्स। उसे क्या बोला जाता है, कोरियोलिस फोर्स बोला जाता है। इट डिफ्लेक्ट्स। अच्छा, ध्यान में रखना, जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो डेफ्लेक्टिव विंड होता है। वो विंड को डेफ्लेक्ट कर देता है। ये विंड को क्या कर देता है, डेफ्लेक्ट कर देता है, मतलब विंड के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये विंड के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो विंड के डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, ठीक है। याद करो, मैंने पहले भी बता रखा है कि नॉर्थ 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 क्या नाम है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जैसे मान लो कि ये जो विंड है, विंड मान लो इधर की ओर जा रही है, विंड इधर की ओर जा रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या बताया है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चाहे वो पानी हो, हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चाहे वो पानी हो, यानी कि करंट हो, वाटर करंट हो, चाहे वो एयर करंट हो, कोई भी चीज हो, वो हमेशा वो हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ध्यान रख लेना, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स बता रहा हूँ, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोई भी चीज अपने राइट में मुड़ जाएगी। अपने किधर मुड़ जाती है, राइट में मुड़ जाती है। और सदर्न हेमिस्फेयर में वो किधर मुड़ जाती है, लेफ्ट साइड में। कोई भी चीज के कहते हैं कि वो अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगी। मान लो ये हवा इधर से इधर आ रही है, तो इसका राइट किधर होगा, इसका राइट इधर होगा, तो ये क्या कहते हैं कि ये इधर की ओर मुड़ने की कोशिश करेगी। इसको मैं, जिधर मुड़ने की कोशिश कर रही है उसको मैं रेड से बना दे रहा हूँ, ये मुड़ने की ऐसे ऐसे कोशिश करेगी। समझ आए, समझ आए। अब देखो कोई चीज, अब इधर से मान लो कि एक विंड इधर से, ये इधर से समझ लो कि इधर से एक हवाएं जा रही हैं। अब क्या कहते हैं कि ये किधर मुड़ने की कोशिश करेगा, ये किधर मुड़ने की कोशिश करेगा, ये मुड़ने की कोशिश करेगा अपने अपने राइट में, लेफ्ट में। तो इसका लेफ्ट मतलब, इसका लेफ्ट तो ये हुआ, ठीक है, तो इसका लेफ्ट ये हुआ। तो यानी कि समझ में, कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हवाएं होंगी वो राइट में मुड़ जाएंगी, और जो सदर्न हेमिस्फेयर में जो हवाएं होंगी वो लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगी। इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो इट डेफ्लेक्ट्स, यानी कि ये डेफ्लेक्टिव विंड होते हैं। जो जो कॉरियोलिस फोर्स होते हैं वो कैसे विंड होते हैं, वो डेफ्लेक्टिव विंड होते हैं। वो क्या होते हैं, डेफ्लेक्टिव फोर्स होते हैं। कॉरियोलिस फोर्स एक डेफ्लेक्टिव फोर्स है। डिफ्लेक्टिव मतलब होता है जो उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है, जिधर जा रहा होता है उससे थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ओके, इतना बात समझ में आ गया होगी, इतना बात समझ में आ गए हैं। अब आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब द डिफ्लेक्शन इज मोर द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन विंड वेलोसिटी इज हाई। जब विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी तब डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब विंड वेलोसिटी ज्यादा तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा। और ध्यान में रख लेना, कॉरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड। जितना ज्यादा होगा एंगल, उतना ज्यादा कॉरियोलिस फोर्स होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, अब ये नोट करने वाली बातें हैं, इसको मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कॉरियोलिस फोर्स के बारे में क्या क्या बातें हैं। कॉरियोलिस फोर्स, सबसे पहला, इट इज अ डिफ्लेक्टिव फोर्स। डिफ्लेक्टिव का मतलब जो डायरेक्शन चेंज कर देती है, ये क्या है, डिफ्लेक्टिव फोर्स। दूसरा पॉइंट,
इसी के बारे में दूसरा पॉइंट है, ये एक तो ये डिफ्लेक्टिव फोर्स था, ठीक है। और क्या कहते हैं कि और क्या कहते हैं कि ये आता किसकी वजह से, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। ये होता बनता किसकी वजह से, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये क्या करेगा, इट डिफ्लेक्ट्स विंड्स, विंड्स को क्या कहते हैं कि ये विंड्स को किधर क्या कहते हैं कि मोड़ देता है, किधर मोड़ देता है, हाँ, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंड टू द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। चौथा पॉइंट, अब चौथा पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डिफ्लेक्शन क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा, हाँ, डिफ्लेक्शन इज मोर जब वेलोसिटी ज्यादा हो, ठीक है। द डिफ्लेक्शन इज मोर, द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन विंड वेलोसिटी इज हाई, जब विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी। जब विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी। और एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान में रखने वाले, ये पांचवा पॉइंट है कि कि Coriolis force is directly proportional to angle of latitude. The Coriolis force is proportional to angle of latitude। मतलब लैटिट्यूड का जितना ज्यादा एंगल, लैटिट्यूड का जितना ज्यादा एंगल, उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं, लैटिट्यूड का जितना ज्यादा एंगल उतना ही ज्यादा क्या होगा, लैटिट्यूड का जितना ज्यादा एंगल उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं कि कॉरियोलिस फोर्स, उतना ही ज्यादा कॉरियोलिस फोर्स। मुझे बताओ पोल पे क्या होता है, 90 डिग्री। तो यानी कि पोल पे क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स। फिर से बता रहा हूँ, कोरियोलिस फोर्स बता रहा हूँ, पोल पे कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लैटिट्यूड कहाँ पे होता है, पोल पे होता है 90 डिग्री। मिनिमम लैटिट्यूड कहाँ पे होता है, इक्वेटर। मिनिमम लैटिट्यूड कहाँ पे होता है, इक्वेटर। इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। तो यानी कि इक्वेटर पे क्या कहते हैं कि आपको क्या कहते हैं, क्या मिलने वाला है, मिनिमम कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स कहाँ पे, मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स पोल पे। मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स कहाँ पे है, मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स कहाँ पे है, पोल पे। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ लैटिट्यूड कितना है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड 90 डिग्री है, जो सबसे ज्यादा है। एंगल ऑफ लैटिट्यूड कितना है वहां पे, 90 डिग्री, जो सबसे ज्यादा है। और मिनिमम कोरियोलिस फोर्स कहाँ पे है, मिनिमम कोरियोलिस फोर्स वो कहाँ पे, मिनिमम कोरियोलिस फोर्स कहाँ पे, वो है सेंटर पे, मतलब वो क्या नाम है, इक्वाटोरी, इक्वेटर पे। अब ये इक्वेटर पे ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड जहाँ पे सबसे कम है, जब जहाँ जहाँ पे सबसे कम लैटिट्यूड वहां पे सबसे कम क्या कहते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आए, यानी कि ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि अपसेंट एट द इक्वेटर, जो कि कहते हैं कि मतलब कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल पे, और मिनिमम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है।
मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल पे होता है, और मिनिमम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। इतना बात समझ में है, इतना बात क्लियर समझ में आया है। अब आगे देखते अब आगे देखते हैं द कॉरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ध्यान रखना, अगला पॉइंट इसमें छठा पॉइंट ध्यान रखना, जो अभी हम लिखवा रहे थे इसी में छठा पॉइंट, कि कॉरियोलिस फोर्स जो होता है वो किसके, कॉरियोलिस फोर्स क्या कहते हैं कि वो, इसका छठा पॉइंट अब आगे लिखते हैं। कॉरियोलिस फोर्स जो है वो क्या कहते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर होते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं। कॉरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। पांचवा पॉइंट नहीं, छठा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट लिखवा देता हूँ। द कोरियोलिस फोर्स द कोरियोलिस फोर्स इज perpendicular to pressure gradient force। हाँ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ओके, ये क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा आपको, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। तो अब आगे द कोरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द, क्या, जो कोरियोलिस फोर्स है ये किसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। ये क्या कहते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार। और जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो किसके परपेंडिकुलर है, आइसोबार के। हाँ, द हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, मोर द वेलोसिटी ऑफ द विंड, एंड द लार्जर द प्रेशर, हाँ, डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखो, समझने वाली बात क्या है, कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं, उसी पेज में हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ पे। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखना क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ से इस पेज में देखो। अभी मैंने बताया कि जो कॉरियोलिस फोर्स होता है, कॉरियोलिस फोर्स वो किसके परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ओके, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है आइसोबार के। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार। कैसे आपको पता चला कि परपेंडिकुलर टू आइसोबार है, इसको मैं बताता हूँ। परपेंडिकुलर टू आइसोबार। अब देखो, आइसोबार का मतलब क्या बता रखा है, आइसोबार का मतलब मैंने ऐसा कुछ बता रखा है कि सेम, कुछ सेम लाइन होंगी। आइसोबार का मतलब होता है कि वो लाइन जहाँ पे सेम प्रेशर होगी। अब समझना, ये एक ऐसे लाइन होगी और दूसरी लाइन इधर होगी, ये दोनों आइसोबार है। मतलब ये जहां जहां पॉइंट्स है, यहाँ पे 10 मिली बार, और यहाँ पे मान लो कि ये 10 मिली, और चलो इसको मैं 100 मिली बार मान लेता हूँ, ये 120 मिली बार है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ हवाएं आएंगी, यहाँ से यहाँ विंड होगी। तो यानी कि जो क्या कहते हैं कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यही था, ये जो इधर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा इस आइसोबार के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा आइसोबार के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर काम करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर काम कर रहा होगा। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, आइसोबार के परपेंडिकुलर होता है। और ये भी ध्यान रखना, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, याद करो मैंने बताया था, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं कि प्रेशर, उसकी वेलोसिटी भी होगी, उतना ही ज्यादा उसकी विंड की क्या होगी, वेलोसिटी भी होगी। ये भी बता रखते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस
समझना, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा ही क्या कहते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी। यानी कि अगर हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस हो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होंगे, हाँ उतना ही ज्यादा विंड की वेलोसिटी, द मोर इज द विंड वेलोसिटी। लेकिन याद करो, मैंने पढ़ाया था कि जितना ज्यादा विंड वेलोसिटी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा विंड वेलोसिटी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। हाँ, जितना ज्यादा विंड वेलोसिटी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। यानी कि कहते हैं कि इसकी वजह से क्या कहते हैं कि लार्जर, हाँ, एंड लार्जर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड, लार्जर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड, विंड में ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, लार्जर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। इतना बात तो आपको समझ में आ गई थी, क्यों ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा विंड में। इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है। अब क्योंकि, क्योंकि यहाँ पे देखो दो फोर्सेस परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं। कौन कौन से, हाँ, लो प्रेशर एरिया में, हाँ, यानी कि क्या कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे समझना, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस अब काम कर, देखो दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि दो फोर्सेस क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं। देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ, इनके कारण से, एज अ रिजल्ट ऑफ these two forces operating perpendicular to each other in low pressure area, wind blows around it। वो क्या कहते हैं कि हवाएं उसी के चारों ओर ब्लो होंगी। एट इक्वेटर, इक्वेटर में जहां पे हमने बोला लो प्रेशर एरिया में क्या कहते हैं कि वहां पे हवाएं ब्लो, इक्वेटर पे क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स लगभग ना के बराबर। इक्वेटर पे कोई कोरियोलिस फोर्स है क्या, नहीं। तो जो विंड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू आइसोबार, आइसोबार के क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर होगी। यानी कि इक्वेटर पे जो होगी वो विंड एकदम क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर होगी। लो प्रेशर गेट्स फील्ड इंस्टेड ऑफ गेट्स इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड। जो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर में क्या कहते हैं कि वहां पे ज्यादा इंटेंसिफाइड नहीं होता, उसमें क्या कहते हैं हवाएं आ जाती हैं। दैट इज द रीजन वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फाउंड नियर द इक्वेटर। तो क्या कहते हैं कि इसकी वजह से, इन सब कारणों से की वजह से इक्वेटर के पास में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते। इक्वेटर के पास में साइक्लोन्स नहीं बनते, क्यों? क्योंकि फिर से समझना क्या लिखा हुआ है, एट, देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस, इन दो फोर्सेस की वजह से क्या होता है, हाँ, जो परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर काम करते हैं, ठीक है। इन द लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया मतलब जो इक्वेटर के पास में है ऐसे, वहां पे हवाएं क्या होती हैं कि ब्लो होने लगती है, वहां पे क्या होते हैं, हवाएं चलने लगती हैं। जब हवाएं चलने लगेंगी तो क्या होता है, एट द इक्वेटर, वही इक्वेटर की बात है, कॉरियोलिस फोर्स इज जीरो, वहां पे कॉरियोलिस फोर्स होता ही नहीं है, वहां पे कॉरियोलिस फोर्स तो होता नहीं है। तो विंड होगी फिर, विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। तो विंड जो होगी वो आइसोबार की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, आइसोबार की परपेंडिकुलर होगी। वहां पे वो घूमने, वहां पे हवाएं घूमेंगी नहीं, वहां पे हवाएं घूमेंगी नहीं, ठीक है। लो प्रेशर गेट्स फील्ड इंस्टीड ऑफ द गेटिंग इंटेंसिफाइड। जो लो प्रेशर एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या कहते हैं कि गैसेस भर जाएंगी। वहां पे लो प्रेशर एरिया में क्या कहते हैं कि गैसेस आ जाएंगी या एयर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं कि वहां पे, समझना, समझने वाली बात यह है कि क्योंकि वहां पे देखो, समझना कि ऐसे आइसोबार में, आइसोबार से क्या कहते हैं कि हवाएं वहां पे चली जाएंगी। तो इसकी वजह से वहां पे हवाएं घूमेंगी नहीं, जब हवाएं घूमेंगी ही नहीं, क्यों नहीं घूम रही, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं है, कोरियोलिस फोर्स होता तो हवाएं घूम जाती। तो इसकी वजह से वहां पे क्या कहते हैं कि साइक्लोन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहां पे साइक्लोन लगभग लगभग नहीं ही बनता, ठीक है। इक्वेटर के पास में साइक्लोन इस वजह से नहीं बनता। अब अगला आता है प्रेशर एंड विंड। याद करो, मैंने बताया था कि, हाँ, वह क्या कहते हैं कि एक कार्ड था क्या कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, एक था फ्रिक्शनल फोर्स और एक था कोरियोलिस फोर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर एंड विंड। द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड आर नेट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्सेस। तो देखो, जो वेलोसिटी और डायरेक्शन जो होता है, जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उसका पूरा एक रिजल्ट होता है, हाँ, पूरा उसका रिजल्ट होता है कि उसकी वजह से, मतलब कि तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, तीनों की वजह से जितना इफेक्ट आएगा, तीनों फोर्सेस की वजह से जितना इफेक्ट आएगा, उधर ही क्या कहते हैं कि हवाएं जाएंगी, और उतनी ही तेजी से जाएंगी, ठीक है। द विंड्स इन अपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर मतलब कि क्या कहते हैं कि अर्थ के सरफेस के पास में नहीं, अर्थ के सरफेस के पास में नहीं, ऊपर लेयर में, ठीक है।
2 or 3 किलोमीटर above द सरफेस, अ फ्री, हाँ, आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट। जो ऊपर हवाएं जो चलती हैं, ऊपर जो हवाएं चलती हैं, वहां पे भैया कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट होता ही नहीं। हाँ, मतलब कि सरफेस का फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होता। एंड कंट्रोल्ड मेनली बाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। यानी कि जो हवाएं ऊपर चल रही हैं, जो हवाएं ऊपर, मतलब कि समझ लो कि कहते हैं कि थोड़ा सा अर्थ से ऊपर चले जाओ, अर्थ से ऊपर चले जाओ, जहां पे कहते हैं कि 2-3 किलोमीटर ऊपर, तो वहां पे दो ही फोर्स काम कर रहे होते हैं, एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और एक होता है कोरियोलिस फोर्स। when isobars are straight and where there is no friction, जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय कोरियोलिस फोर्स। वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किसके द्वारा बैलेंस किया जाता है? कोरियोलिस फोर्स के द्वारा। एंड फिर वहां पे क्या होता है कि जो विंड जो होती है वो पैरेलल टू आइसोबार, वहां पे क्या कहते हैं कि विंड जो होती है आइसोबार के पैरेलल चलती है, आइसोबार के पैरेलल चलती है। और जहाँ जो विंड जो कहते हैं कि जो विंड आइसोबार के पैरेलल चलती है, उन्हें हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो पेपर में पूछा जाएगा कि व्हाट इज जियोस्ट्रॉपिक विंड, तो आप बता सकते हो, आप बता सकते हो कि ऐसे विंड जो पैरेलल टू आइसोबार होते हैं, तो ऐसे विंड जो पैरेलल टू आइसोबार के कहते हैं कि मूव करते हैं, उन्हें हमने क्या बोल दिया? उसे हमने बोल दिया जियोस्ट्रॉपिक विंड बोल दिया। देखो जियोस्ट्रॉपिक विंड का डायग्राम बना हुआ है, जियोस्ट्रॉपिक विंड का डायग्राम बना हुआ है। देखो ये एक डायग्राम बना हुआ है जहां पे ये है। देखो कॉरियोलिस फोर्स तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे कॉरियोलिस फोर्स है क्या? नहीं है। अब कॉरियोलिस फोर्स नहीं है, फिर उसके बाद में बचा क्या? हमें पता है कि जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या होगा, विंड इधर की ओर चल रही है, विंड इधर की चल रही है। ये देखो ये क्या है? आइसोबार है। एक आइसोबार ये 708 एमबी वाला है, मिली बार वाला, ये 704 मिली बार। तो हमें पता है प्रेशर डिफरेंस किधर होगा, प्रेशर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, प्रेशर फोर्स इधर लग रहा होगा, और कॉरियोलिस फोर्स इधर की ओर, कॉरियोलिस फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर। ठीक है। या सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने शुरू में बोल तो नहीं दिया था कि कॉरियोलिस फोर्स नहीं है? नहीं, यहाँ पे कॉरियोलिस फोर्स है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। सॉरी, अगर मैंने शुरू में बोल दिया था, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कॉरियोलिस फोर्स है। तो देखो कॉरियोलिस फोर्स हमेशा क्या होगा, कॉरियोलिस फोर्स किधर चल रहा है? कॉरियोलिस फोर्स हमेशा हमें पता है कि आइसोबार के परपेंडिकुलर चलते हैं, आइसोबार के परपेंडिकुलर कॉरियोलिस फोर्स चल रहे हैं। और देखो आइसोबार के परपेंडिकुलर कौन होते हैं? प्रेशर डिफरेंस भी होते हैं, प्रेशर डिफरेंस भी होते हैं। अब देखो प्रेशर डिफरेंस किधर की किधर होगा? देखो ये हाई प्रेशर, इसमें मुझे बताओ, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर, देखो ये इधर और ये इधर। अब देखो हवाएं किधर की ओर चलेंगी फिर? याद करो मैंने बता रखा है कि राइट साइड में, ये राइट साइड में मुड़ गई हवाएं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं राइट साइड में मुड़ जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये देखो 708 और ये 704, तो इधर प्रेशर डिफरेंस काम कर रहा है और इधर कॉरियोलिस फोर्स काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हवाएं जो होंगी, वो पार्टिकल जो होंगे वो लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगे। नॉर्थ साउथर्न हेमिस्फीयर में चीजें लेफ्ट साइड में मुड़ जाती थी। तो यानी कि जब हवाएं पैरेलल टू आइसोबार हो जाएगी, जब हवाएं पैरेलल टू आइसोबार हो जाती है, तो उन्हें हम बोल देते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड, उन्हें हम बोल देते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। ओके, इतना बात समझ में आ गया? इतना बात तो समझ में आ गई। ओके। अब विंड सर्कुलेशन अराउंड द लो, हाँ, जहाँ लो प्रेशर होता है वहां पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है। जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहां पे कैसा होगा? साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा। ठीक है, और जहाँ पे हाई प्रेशर होगा ना, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा। ओके, जहाँ पे ध्यान रख लेना कि जहाँ पे लो प्रेशर होगा, जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहां पे क्या कहते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा। देखो ना, जहाँ पे लो प्रेशर है, इस वाले इतना पार्ट को देखो, इतने पार्ट, जहाँ पे लो प्रेशर है वहां पे साइक्लोनिक होगा, और जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां पे एंटी साइक्लोन। जहाँ पे लो प्रेशर वहां पे साइक्लोन, जहाँ पे हाई प्रेशर वहां पे एंटी साइक्लोन। इतना बात तो समझ आ गया? इतना बात समझ में आया? और इन्हें सर्कुलेशन बोला गया है क्योंकि ये हवाएं क्या कहते हैं कि घूम रही है, इस वजह से इनको सर्कुलेशन बोला गया। द डायरेक्शन ऑफ विंड्स अराउंड सच सिस्टम चेंजेस अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशन। इनका अलग अलग हेमिस्फीयर में, अलग अलग इनका क्या कहते हैं कि अलग अलग हेमिस्फीयर में इनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, अलग अलग हेमिस्फीयर में इनके डायरेक्शन भी चेंज हो जाते हैं, अलग अलग हेमिस्फीयर में देखो इनके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होते हैं वो क्लॉकवाइज। और एंटी साइक्लोन जस्ट उल्टा, एंटी साइक्लोन जस्ट उल्टा।
तो एक याद रख लेना है, दोनों को नहीं याद रखना है, ऐसे याद कर लो। फिर से मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है। ऐसे याद करना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन, वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे बताना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, फिर जब हमें इतना पता है कि साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज होंगी, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन कैसे होंगे? सदर्न हेमिस्फीयर में फिर साइक्लोन कैसे होंगे? क्लॉकवाइज। और यही चीज एंटी साइक्लोन के लिए बदल देंगे, एंटी साइक्लोन के लिए बदल देंगे बस। एंटी साइक्लोन में क्या हो जाएगा? एंटी साइक्लोन में ये कहते हैं कि नॉर्दर्न में क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न में क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। और सदर्न में क्या हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। एक याद कर रहोगे तो दूसरे में रिवर्स कर देना बस, नहीं तो उस तरह कंफ्यूजन होगा। ठीक है? कितना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे द विंड सर्कुलेशन, the wind circulation at the surface, Earth's surface around low and high, many occasion is closely related to wind circulation at higher level. देखो, विंड सर्कुलेशन हायर लेवल और विंड सर्कुलेशन लोअर लेवल लगभग रिलेटेड होते हैं। जनरली ओवर लो प्रेशर एरिया द एयर विल कन्वर्ज, जो लो प्रेशर एरिया होता है वहां पे एयर क्या होती है? कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा होती है और ऊपर उठती है। जो लो प्रेशर एरिया में जो हवाएं होती हैं, वो जो हवाएं होती हैं वो इकट्ठा होती हैं और वो ऊपर उठती हैं। और जो वहीं पे हायर प्रेशर एरिया में, हायर प्रेशर एरिया में हवाएं क्या कहते हैं कि ऊपर से नीचे आएंगी, ऊपर से नीचे आती हैं और डाइवर्ज होती हैं। एग्जाम्पल देखो, फिगर 10.5 देखते हैं। फिगर 10.5। ये देखो, ये इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो, तो यहाँ पे देखो हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया में देखो हवाएं इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं। जब हवाएं इधर इधर से आ रही थी इसको कन्वर्ज बोलते हैं। कन्वर्ज होकर के ये हवाएं ऊपर उठे, हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं यहाँ से ऊपर उठती हैं। और ऊपर जब जाओगे, ऊपर वाले मतलब कि एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर में ये क्या होती है? डाइवर्ज हो रही है। एटमॉस्फेयर में जाकर के ये डाइवर्ज हो रही है। ये सरफेस पे हो रहा है, ये सरफेस पे हो रहा है। सरफेस पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे हाई प्रेशर है वहां पे क्या हो रहा है? ये डाइवर्ज हो रही है, वहां पे डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज मतलब होता है दूर जाना, बिखरना। और यहाँ पे देखो ये कन्वर्ट, ऊपर जो हो रही है वो कन्वर्ज हो रही है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आई नहीं समझ में? ओके। अपार्ट फ्रॉम द कन्वर्जेंस सम एडीज, कुछ एडीज, एडीज का मतलब होता है वो हवाएं जो घूमती हैं उन्हें एडीज बोला जाता है। कन्वेक्शन करंट, ओरो, हाँ, ओरोग्राफिक अपलिफ्ट, और क्या कहते हैं कि अपलिफ्ट अलोंग द फ्रंट कॉज द राइजिंग ऑफ द एयर। और भी चीजें होती हैं, इन सब के अलावा भी बहुत सारी और चीजें होती हैं जो हवाओं का ऊपर उठने के कारण बनती हैं, और जिनकी वजह से क्या होता है कि क्लाउड्स बनते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन होता है, जिनकी वजह से क्लाउड्स बनता है वो प्रेसिपिटेशन वगैरह होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बाकी आगे का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है।